सभी दोस्तों को मेरा सलाम पहुंचे। मैं हूं वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस और 4 टीवी न्यूज़। फिलहाल हम शंभू बॉर्डर की तरफ चलते हैं, रुक करते हैं और जानते हैं कि हमारे नुमाइंदे को क्या खबर वहां से मिल रही है, किसानों से क्या बातचीत है और ग्राउंड जीरो की सूरत हाल क्या है। देखिए। कानूनी मसले होंगे अज भी लगिया अभी स्टेज तो बिल्कुल निमरता सहित बेनती की थी संगत ने बिल्कुल असं अगे नहीं रखना। बेनती प्रवान करो तो पीछे आ लो। नौजवान सभा पिंड मंडिया वालों जोड़ा सेवा कैंप लाया गया। गर्म पत्ती दवाई जरूर है और ट्रैक्टर खड़ा होना पता करना पीले रंग का उन्होंने कैंप लाया तो जो किसी ने वोट दिए तो दवाई भी लै सकते। गुरमेश सिंह जी पुलिस जिला खट्टर हमारी बात सुन ले। खट्टर हम इधर को जाएंगे जितना बाकी लहंगा ऊंचा करा ले तुम्हारी चीख बना के जाएंगे। पंजाब से पंगा लेना हम हरी सिंह के बाहर से तुमको पता लग जाएगा कि कैसे पंगा लेगा पंजाब से। सब तो पहली अपील है आ स्पीकर वाले साडे भरा नो साडे कोले बार-बार यार इस गल की शिकायत आ रही है कि पिछे आवाज नहीं जा रही। इहदे करके नौजवानों तक गल नहीं पुज रही। भरा मेरा बेनती है तार घट है होर मंगा लै किसी चीज की। तो गल है कि साडे किन्ने सारे नौजवान जिहड़े स्टेज को आके सानू सुझाव दे रहे ने कि ठीक है तुहाडी गल वो सियाणे नौजवान जिहड़े इस गल नाल एग्री ने कि मसले नूं गलबात दे नाल निबेड़िया जा सकदा है, पर वो गलबात ते लेके आउण लई तुहाडे ही दुआ है, तुहाडे संघर्ष दा दुआ है। तुसीं कल तो लेके लगातार ये संघर्ष कर रहे हो। इस संघर्ष दे दुआ ने सरकार नूं गलबात ते लिआंदा है। इहदा सेरा तुहाडे संघर्ष नूं जांदा है, तुहाडी लड़ाई नूं जांदा है। ते मोदी सरकार जिहड़ी अपने आप नूं हंकारी सरकार समझी बैठी थी, जिहड़ी सरकार ये भरम पाली बैठी थी मन दे विच कि किसानां मजदूरां दी मंगां शायद ये तो बिना ऐतकी पंजाब दे अंदर भारत दे अंदर इलेक्शन चुपचाप हो जाएंगे। जैसा कि ग्राउंड जीरो से आपको इतला मिल रही है कि यहाँ पर 4 से 5 हज़ार के बीच में यानी 4500 से 5,000 के बीच में आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे गए हैं और लगातार ये अभी भी जब हम ये प्रोग्राम आपके साथ कर रहे हैं गोले चल रहे हैं। यानी पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस रोकने की कोशिश कर रही है। कितनी सफल होगी कितनी नहीं होगी ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। मगर ये खबर आ रही है कि किसानों को बुला लिया गया है, किसानों का डेलीगेशन बातचीत के लिए निकल भी गया है। मगर किसानों के जो है शंभू बॉर्डर पर अभी पुलिस और किसानों के बीच में झड़पें जारी हैं। ये झड़पें बढ़ेंगी कम होंगी ये तो अभी हमें शायद इंतज़ार करना पड़ेगा, कबलज़ वक्त है कि हम ये बात कहें। मगर ये माना जा रहा है या एक ऐसा तासुर भी है कि शायद पंजाब के किसानों को ही ज़्यादा तकलीफ है और बाकी सब किसान जो है वो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, हालांकि कल हमने आपको बताया था हरियाणा के किसानों से हमको इनपुट क्या मिला। आज यूपी के किसान नेताओं से हमने बात की तो इसमें से किसान के कई नेताओं ने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है। वो फिलहाल शेयर करना ठीक नहीं रहेगा, मगर फिलहाल जो हम किसानों से डायरेक्ट वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं उस पर बात करते हैं। एक वेल नोन लीडरशिप जो फार्मर्स की है सवित मलिक जी, तो सवित मलिक जी से हम बात करते हैं कि वो इस वक्त किसानों के इस आंदोलन को लेकर क्या देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सवित जी खैर मकदम है आपका 4 टीवी में। धन्यवाद साहब। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं मैंने ताज़ा हालात बॉर्डर से लिए हैं और ये हालात अभी भी शेलिंग हो रही है। किसान हालांकि आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये भी किसानों ने बताया है कि सरकार की तरफ से बातचीत का एक डेलीगेशन को बुला लिया गया है। मगर उसके बाद भी जब आपसे इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ शेलिंग जारी है। तो ये क्या मतलब सरकार का क्या लग रहा है आपको कि बातचीत कुछ सफल होगी कि नहीं? वाहिद जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूरे देश का किसान इकट्ठा है, एक साथ है, कोई अलग थलग नहीं है। सभी किसान
अलर्ट मोड पर है और अगर जल्द ही पंजाब के किसान को नहीं आने दिया तो इधर से हरियाणा और यूपी का किसान भी जा सकता है। ये भी तैयारियां चल रही है और ये लड़ाई खाली पंजाब वालों की नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है, हर किसान की लड़ाई है और सभी लोग एकजुट है। और इसके बाद ही 16 तारीख आ गई है, 16 तारीख को पूरे भारत बंद का भी आह्वान किया गया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जिसमें किसान, ट्रेड यूनियन और तमाम लोग जो इस सरकार से दुखी है, परेशान है और जो चाहते हैं कि किसानों को, मजदूरों को और मजलूमों को उनका हक मिले, उसके हक की लड़ाई के लिए 16 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया है। सभी जी, जो अभी मैंने एक और रिपोर्ट में आपको बता दूं कि जो एक भारतीय किसान सेना अवनीत जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे अभी ये जानकारी दी फोन पे कि उनको 48 घंटों के लिए यूपी में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और अगर मैं कोई वीडियो से जोड़ने की कोशिश करता हूं बॉर्डर से, हमारे रिपोर्टर भी है मगर नहीं जुड़ पाएंगे क्योंकि इंटरनेट बंद है, व्हाट्सएप बंद है, बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स जो हैं वो किसानों के बता रहे हैं कि वो हटा दिए गए या ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो ऐसे में आपकी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंच पाए कि जिस तरह के इंतजाम लग रहे हैं सरकार के? देखो वाहिद भाई, पहले भी इन्होंने किया था। सरकार कोई लड़ाई के मूड में नहीं है, लड़ने का काम नहीं है। हम कहते हैं लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबको अपनी आवाज उठाने का अवसर है और कानून है, लेकिन जो तानाशाही इस सरकार में की जा रही है वो गलत है। आप एक बात बताइए, एक तरफ निहत्था किसान खड़ा है, दूसरी तरफ उस पर गोली चलाई जा रही, लाठी चलाई जा रही, आंसू गैस चलाई जा रही, पानी चला रही। अगर किसान ने डंडा उठा लिया और किसी के सर में मार दिया तो उसको क्या कहेंगे? उसको नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, कितने इल्जाम दिए जाएंगे। मतलब वो निहत्था पिटता रहे, अपना लड़ाई लड़ता रहे, आप उसको कुचलते रहो, लेकिन ये किसान कौम ऐसी है, इसको जितना कुचला जाएगा, जितना दबाने का प्रयास किएगा, उतनी मजबूती से उठ के चलेगी। और किसान पूरी तैयारी के साथ है, गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे। आज आपको मैं बताऊं, बॉर्डर पे एक ऐसा बंदा पकड़ा गया है जो फोर्स का बंदा है, किसान का भेष बदलकर किसानों के बीच था, वही पत्थर चला रहा था और तमाम किसानों के फोटो लेकर खुफिया तरीके से अधिकारियों को भेज रहा था। और जो बॉर्डर पे कुछ हरियाणा के किसान भी उधर से पहुंच गए हैं, उनके फोटो ले लेके हरियाणा सरकार को भेज रहा था ताकि उनके घरों पे छापेमारी की जा सके, दबाव बनाया जा सके। तो आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार तरह तरह के इंतजाम कर रही है, लेकिन किसान भी सतर्क है। और सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है कि गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मूवमेंट को चलाना है और हर हालत में इस तानाशाह को झुकाना है और अपने जो हक है, जो इसने वादे किए हैं, जो इसने किसान के साथ वादा किया था, 13 महीने आंदोलन चला, इन्होंने कहा हम एमएसपी देंगे। 7 दौर की बातचीत के बाद इन्होंने कहा था कि हमने पराली पत्ती वाला, प्रदूषण वाला कानून से किसान को बाहर कर दिया है और बिजली अपॉइंटमेंट बिल वापस ले लिया है, लेकिन वो फिर खड़े हैं, किसानों को मुकदमे हो रहे हैं, बिजली वाला भी चल रहा है। तो फिर एक बात बताएं, अपने मित्रों का 14 लाख करोड़ रुपए ये लोन माफ कर सकते हैं क्या? 1 लाख करोड़ मतलब कुल मतलब थोड़ा सा जो किसानों का कर्ज है वो माफ नहीं कर सकते? नहीं, जब कोरोना काल में किसान, सभी जी थोड़ा सा भाषा का फर्क है। जब इंडस्ट्रीज का, उद्योगपति का 14 नहीं, मेरे ख्याल से जो मुझे आंकड़ा मिल पा रहे हैं उसमें 25 लाख करोड़ के करीब है। तो इसमें जो इसे राइट ऑफ कहते हैं, यानी जो इंडस्ट्रीज है, उद्योगपति है, वो अदा नहीं कर पा रहे, उनको राइट ऑफ कर दिया। और किसान जो शब्द यूज करते हैं वो राइट ऑफ अंग्रेजी में नहीं करते, हिंदी में करते हैं कि हमारे कर्ज को माफ कर दिया जाए। तो हिंदी अंग्रेजी का फर्क है क्या यहाँ? ये हिंदी अंग्रेजी का नहीं, विचारधारा और सोच का फर्क है। जब ये लोग सत्ता से बाहर होते हैं तब इनको किसान, मजदूर और मजलूम याद आता है, और जब उनके कंधे पर पैर रखकर ये सत्ता में पहुंच जाते हैं तब इनको उद्योगपति मित्र याद आता है। ये एक पार्टी की बात नहीं है, ये सभी की बात है। जी जी, मैं एक छोटी सी बात इसमें, हालांकि राहुल गांधी ने ये कहा है कि हम आए तो एमएसपी दे देंगे, वो तो खैर दूर की बात है, आएंगे कि नहीं आएंगे। फिलहाल जिस तरह के हमने चंडीगढ़ से 5 घंटे की वार्ता के बाद भी जो इरादे सुने, हालात सुने, उसमें लगा कि सरकार जो है एक्चुअली वो टाइम बाय कर रही है और वो सही मुद्दों पर आना नहीं चाहती। हालांकि इसमें आपने किसान, मजदूरों के भी
जो मनरेगा है उसके 200 दिन मांगे हैं और किसानों के जो एमएसपी मतलब कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उस पर आंदोलन किया है। जिस तरह मैं दो चीजों को इंटरनेशनल एक वाक्य को अभी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, उस पर भी अपना विचार दे दीजिएगा। अभी मैंने रिपोर्ट किया था पूरे जर्मनी में, फ्रांस में और यूरोप के कई कंट्री, नीदरलैंड में जो ग्रामीण थे, जो फार्मर्स थे, वो अपने ट्रैक्टर्स को, अपने इक्विपमेंट को लेकर सड़कों पर नहीं शहरों में आए और शहरों की सड़कों पर अपने ट्रैक्टर लाकर पूरे राजधानियों में खड़े कर दिए। सरकार ने उनकी बात मानी और उनका सिर्फ मुतालबा ये था कि हम जो कॉस्ट इस वक्त हमारी फार्मिंग में आ रही है वो कॉस्ट जो है हम बाजार में इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि आपने ओपन मार्केट रखी है और जो माल इस वक्त सस्ता, यूक्रेन में ये वॉर चल रही है, यूक्रेन के माल को जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो हमारे मुकाबले सस्ता बेच रही है, तो हम तो हमारा माल हमारे पास रह जाएगा, हम बैंकों के कर्जदार हो जाएंगे, हमारी जमीनें इक्विपमेंट बैंकर्स ले लेंगे, तो हम तो जमीन वहीन हो जाएंगे इस तरीके से। तो शायद उनकी बात मान ली गई, हालांकि ये मैं यूरोप की बात कर रहा हूं। अब वो शहरों में वाहिद भाई एक चीज और बता दीजिए, क्या किसी देश ने अपने किसानों के ऊपर सेना लगाई, हथगोले छोड़े, आंसू गैस छोड़ी, गोलियां चलाई, पानी से दबाने का प्रयास किया, या कंक्रीट की दीवार लगाई, या वो नुकीले तार लगाए जो जानवरों के लिए प्रतिबंधित है, या किले गड़वाई? जैसे मेरी अभी किसी देश का उदाहरण है ऐसा? शंभू बॉर्डर पे अभी मेरी बात हुई है तो वो बता रहे हैं कि 4500 से 5000 के बीच में आंसू गैस के गोले चलाए जा चुके हैं। ये एक बड़ी तादाद है जो ड्रोन में और इस तरीके की नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसानों के ट्रैक्टरों को या इनको मतलब सरकार क्या चाहती है कि हरियाणा, पंजाब का जो किसान है वो, क्योंकि वहां सरकार बीजेपी की नहीं है, उनको हरियाणा के बॉर्डर पे रोक दिया जाए और हरियाणा के किसानों को हरियाणा के घरों में रोक दिया जाए, उत्तर प्रदेश के लोगों को शायद उत्तर प्रदेश में रोक दिया जाए। तो इस तरह तो मेरे ख्याल से फिर सरकार की तैयारी तो पूरी है ना। ऐसा है वाहिद भाई, ये तैयारी सब धरी रह जाती है, ये राजपाट ये पब्लिक ही देती है और यही छीन भी लेती है। ये लोकतंत्र है, यहाँ वोट का अधिकार है, ये तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आप कितने लोगों को परेशान कर सकते हैं, कितने लोगों को बहका सकते हैं, कितने लोगों को झूठ बोल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 13 महीने का आंदोलन चला तो इन्होंने कहा था कि हम सबके सामने कहा था कि हमसे भूल हुई, हमसे गलती हुई, हम समझा नहीं पाए और 3 कानून वापस लेते और एमएसपी पे हम कमेटी बनाएंगे और उसको देंगे। इसके बाद इन्होंने कमेटी भी बनाई, लेकिन 26 महीने हो गए जब से एक बार भी इन्होंने किसानों से बात नहीं की, ना उसको देने का प्रयास किया। और किसान बहुत पहले अल्टीमेटम दे चुके थे कि 13 फरवरी को हम दिल्ली कूच करेंगे और 16 फरवरी को भारत बंद करेंगे। तो किसान तो अपना लगातार हक मांग रहा है, उसका अधिकार है, लेकिन जब आप उद्योगपतियों के सामने नतमस्तक हैं, आपको चुनाव के लिए उनसे चंदा लेना है, तो ये हमारी पब्लिक को भी समझना चाहिए कि वोट आपका और चंदा उनका, वोट से ज्यादा चंदा महंगा पड़ रहा है। क्योंकि हम लोग जब चुनाव आता है तो हम छोटी छोटी बातों में बिक जाते हैं, कोई दारू में बिक जाता है, कोई अनाज में बिक जाता है, कोई साड़ी में बिक जाता है, अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते और ये नहीं देखते कि भविष्य 5 साल कैसा बीतेगा। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें मेरे ख्याल से एक और भी वजह है, शायद जो ज्यादा प्रेशर किसानों का नहीं पड़ता है। हालांकि फार्मिंग भारत की 55% रोजगार भारतीय लोगों को देती है, यानी गांव में जो लोग होते हैं वो खेतीहर या बहुत सारी चीजों को मिलाकर टोटल ओवरऑल 55% रोजगार जनरेट होता है खेती से। और जो गांव के अंदर अर्थव्यवस्था शुरू होती है, यानी जो प्रोडक्ट पैदा होता है, उसके बाद गांव से शहर में पैसा आता है और शहर से बड़े शहरों में और फिर वह बड़े उद्योगपतियों के पास पहुंच जाता है। तो अगर गांव में पैसा जनरेट नहीं होगा और फार्मर जो है आपका कर्जदार होता चला जाएगा। हालांकि मैं एक बात याद आपको दिलाता चलूं कि 19 में, 18 में और 20 में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे, बल्कि कमिटमेंट अनाउंसमेंट किए थे 18 में तो कि किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। तो क्या किसानों की आमदनी दुगनी हो गई है जैसा कि उन्होंने दावा किया था?
भाई जी, आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन खर्च जरूर डबल हो गए हैं। और जो हमारा यूरिया की बोरी 50 किलो की आती थी, उसी रेट में 299 रुपए कुछ पैसे की, उससे पहले 5 किलो यूरिया चोरी किया, अभी 3 महीने पहले 5 किलो फिर चोरी कर लिया। अब वो रेट वही है, लेकिन 40 किलो की बोरी हो गई है। डीजल पे आपको पता ही है जी 10 किलो कम कर दिया गया है। 10 किलो कम कर दिया गया। हाँ, वो मतलब किसान हित में वो बता रहे हैं कि किसान हित में, किसान ज्यादा वजन नहीं उठा पाएगा, लगता है इसलिए कम कर दिया है, लेकिन मतलब पैसा उतना ही देना पड़ेगा। अगर आंकड़ा माना जाए तो कुल मिलाकर ये है कि ये 1/3 यानी 25% इंक्रीज रेट हो गया है। आपके जो रेट है वो 25% बढ़ गए हैं। नहीं, डीएपी पे तो डबल से डीएपी तो डबल पर पहुंच गई है, और सब्सिडी घटा दी गई है, और जो डीजल था वो 55 रुपए मिलता था, अब 90 रुपए मिल रहा है। बिजली जो 300 रुपए में मिलती थी वो 2000 रुपए में मिल रही है, और कृषि यंत्रों पे जीएसटी बढ़ा दी गई है, और तमाम चीजें हैं जो खेत के जितने भी हैं, ट्रैक्टर महंगे हो गए हैं, सब औजार महंगे हो गए, सब कुछ महंगा हो गया। लेकिन हमारी फसलों के रेट में कभी 15 पैसे किलो बढ़ते हैं, कभी 20 पैसे किलो बढ़ते हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो कहीं भी ऐसा आंकड़ा नहीं है। हम तो ये आपको बता रहे हैं कि हमारे खर्च जरूर डबल हुए हैं, आमदनी डबल नहीं हुई है, और किसान घाटे की खेती कर रहा है। अगर किसान घाटे की खेती करेगा सवित जी, थोड़ा सा हम संजीदगी से ही बात करते हैं। अगर किसान घाटे की जो खेती करेगा तो देश की अर्थव्यवस्था कितने दिन चल पाएगी, क्योंकि हमारा जो ऑलमोस्ट पैसा जनरेट होता है वो दो चीजों से होता है। फॉरेन रेमिडेंस हमको आता है, जो हमारे सस्ते मजदूर गल्फ में, यूरोप में कहीं जाते हैं, वहां से हमको आता है, जिससे हम जो इंपोर्ट करते हैं चाइना के साथ, $100 मिलियन का जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, उसको भरपाई करने के लिए $140 मिलियन जो है हमारे सस्ते मजदूर लेके आ रहे हैं। हमारे पास एक्सपोर्ट करने को बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट वही कंपनियां कर रही हैं जो विदेशी भारत में लगी हैं ज्यादातर, और हमारे पास या तो फार्मिंग प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं, या फिर हम जो है केमिकल कर पाते हैं, या हम मिनरल्स कर पाते हैं। तो यानी रियल प्रॉपर्टी के तौर पे हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। बहुत ऐसी चीजें हम नहीं बना पा रहे हैं जिससे हम देश की जो विदेशों से मंगाने वाली चीजें हैं, ट्रेड डेफिसिट है, उसको काउंटर करने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए हमारा किसान है। यानी गांव में जो हमारा अनाज या क्रॉप पैदा होती है, उससे जो धन जनरेट होता है, वही बाजारों में घूमकर आखिरी बड़ी कंपनी तक पहुंचता है। वो चेन है, फिर उस पर कभी बात करेंगे अब जरूर। मगर ये अगर गांव का किसान घाटे में चल जाता जाएगा तो या तो फिर आपकी जमीनों के जो मालिक हैं वो बैंक हो जाएंगे, फिर आप कर्जा उतार ही नहीं पाएंगे ना। फिर अगर आप घाटे की खेती करते रहेंगे फिर कैसे चलेगा? भाई जी, आप सर्वे करें, भारत का 90% किसान आज कर्जदार हैं, और इसीलिए जो युवा है वो खेती से दूर भाग रहा है, वो रोजगार की तलाश में है, लेकिन रोजगार भी यहाँ नहीं है। रोजगार तो कहाँ है? यही हालत है। इसीलिए जो है ये ग्रामीण क्षेत्र छोड़ छोड़कर लोग मजदूरों के लिए शहर में जा रहे हैं, और गांव की पॉपुलेशन शहर की तरफ भाग रही है, और शहरीकरण हो रहा है। लेकिन अगर खेती में बचत हो, खेती सही तरीके से हो, तो शहरीकरण नहीं होगा। भारत हमारा गांव में बसता है, तो गांव में युवा रहेगा और वहां काम करेगा। लेकिन कोई भी सरकार हो इस पर ध्यान नहीं देती। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है सबसे पहले उद्योगों पे। हम कह रहे उद्योग भी जरूरी है। जब हमारा देश आजाद हुआ, यहाँ पर सुई तक नहीं बनती थी, कुछ नहीं था। आज बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, लेकिन जो आपकी रीढ़ है, जो आपको खाने को दे रही है। एक समय ये भी था कि हमको विदेशी अनाज सड़ा गला खाना पड़ता था, और आज हम आत्मनिर्भर है अनाज के मामले में। और आपको अभी भी पता होगा कि तेल के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं है। 70% तेल बाहर से आयात होता है, और वो कौन सा होता है? कूड़ा कचरा, ओम ऑयल,
जिसको कई देशों ने बैन किया हुआ है। इंडोनेशिया मलेशिया से पाम ऑयल आता है और हम अपने तेल की निजी जो भारतीय फार्मर की प्रोडक्ट है उससे हमारी पूर्ति नहीं होती है, बल्कि उसमें उसी फार्मर के रेट पे वो 2 रुपए 4 रुपए किलो वाला जो फर्निश जलाने वाला ऑयल है वो लोग खा रहे हैं बड़ी खुशी से। मेरे ख्याल से जिससे हमारे देश का चिकित्सा का खर्च बढ़ रहा है, तमाम लोग बीमार हो रहे हैं क्योंकि वो खाने लायक नहीं, आप भी पता है उसको। बिल्कुल। तो मतलब देखिए सरकार की मंशा क्या लगती है आपको? आप तो मीटिंगों में शामिल हैं, आप आंदोलन में शामिल हैं, आपको अब फाइनली क्या लगता है सरकार जो है किसानों को सपोर्ट करेगी या फिर जिस तरह हरियाणा बॉर्डर पर, हालांकि अभी जो रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 19 के तहत पूरा राइट है किसानों को कि वो अपना एहतजाज करें, अपना धरना दें, मगर उसके बावजूद अभी तक रास्ते तो नहीं खोले गए। हालांकि कोर्ट ने अपनी जो इंस्ट्रक्शंस हैं या अपनी जो मशवरा है वो दे दिया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 15 तारीख को अपना पक्ष रखने का कल के लिए यानी कि केंद्र सरकार को कहा है और उन्होंने कहा है किसानों को धरने के लिए जगह मुहैया कराई जाए और बातचीत करके इनका समाधान किया जाए। और हम कल पूरे दिन ये कहते रहे कि माननीय हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। फिर 2 पिटीशन दाखिल हुई, एक किसानों के पक्ष में हुई और एक किसानों के विपक्ष में हुई। उसी को सुनवाई करते हुए ये फैसला लिया गया और ये स्वागत योग्य है, क्योंकि जब नियत्ते किसान को ये गोली बारूद और सारी चीजों से दबा रहे हैं तो हमारे उच्च न्यायालय को बीच में आना चाहिए था। वो आए हैं, किसी भी माध्यम से आए हों, तो किसानों को उनसे उम्मीद है, आस है, और किसान अब की बार बगैर एमएसपी लिए घर नहीं जाएगा, ये भी पक्की बात है। जी जी जो इस वक्त जो तैयारी दिख रही है, जो हम बॉर्डर पे तैयारी देख रहे हैं, राशन की तैयारी, ऊपर से काउंटर की तैयारी और उसके बाद जो अदालतों के लिए वकीलों की पहले से तैयारी, जो तैयारी इस वक्त किसानों की दिख रही है, तो वाकई लग रहा है कि शायद इस तरह वो इस बार मानने वाले नहीं है। मगर एक बात और है कि इलेक्शन सर पे हैं, कहीं ये सिर्फ चुनावी मुद्दा या फिर पंजाब के लोगों को किसी तरह, जैसे आपने कहा गन्ना उठा लिया, तो क्योंकि लग रहा है कि युवा जो है वो भी अग्रेसिव हो रहे हैं, क्योंकि जहां वो खड़े हैं वहां पर भी आंसू गैस के गोले लगातार फेंके जा रहे हैं। अगर ये झड़प बढ़ती है फिर क्या होगा? वाहिद जी, किसान के लिए चुनाव मुद्दा नहीं है, किसान के लिए करो या मरो की स्थिति है। वो मजबूर है, वो परेशान है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। और ये खाली लड़ाई पंजाब या हरियाणा के लिए नहीं है, ये पूरे देश के किसानों की लड़ाई है। इसमें पूरे देश के किसान की भावना जुड़ी है और पूरे देश से कम 200 जगह से लोग निकले हुए हैं दिल्ली के लिए। और मैं आपको बताता हूं कि कर्नाटक के किसानों को भोपाल में अरेस्ट किया गया है कल। हम सरकार से बार बार कह रहे कि उनको तुरंत रिहा किया जाए। तो मतलब लगातार आ रहे हैं, या तो किसान, आपके कहने का मतलब ये है कि किसान एकजुट हैं और ये आंदोलन इस बार अपनी डिमांड पूरी करवाने के बाद ही खत्म होगा। बिल्कुल वाई जी, और सबसे बड़ी बात ये कितना भी प्रयास कर ले उकसाने का, बहकाने का, फुसलाने का, शांतिपूर्वक आंदोलन चलेगा, गांधीवादी तरीके से काम होगा। और इसके बाद में जब तक एमएसपी को गारंटी लिखित में नहीं होगा, कानून नहीं होगा, किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा और आपका अजय मिश्रा टैनी पे गिरफ्तारी नहीं होगी या उसको लेके कोई ठोस फैसला नहीं होगा और बिजली अपार्टमेंट जो 2000 ये वापस नहीं होगा और पराली पत्ती वाला जो किसानों पे मुकदमे होते हैं वो वापस नहीं होंगे, जब तक शहीद किसानों की जो 700 कुछ किसान हमारे शहीद हुए थे उनके लिए मुआवजे की घोषणा नहीं होगी, सारे किसानों के मुकदमे वापस नहीं होंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मतलब वो किसानों को पेंशन, यानी जो जितना इस बार एजेंडा तैयार किया गया है, हालांकि वो उसमें पहले भी आपसे वादा किया गया था कि जो किसानों की दैनिक, भाई जी आपने सुना होगा केंद्रीय मंत्री ने, बीजेपी के प्रवक्ता लगातार कह रहे सारी बातों पे लगभग सहमति हो गई है, एमएसपी पे हमको समय चाहिए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएं कि इतनी मांगे हम मान रहे हैं और ये बाकी है, इस पर बातचीत चल रही है, ताकि देश को समझ में आए कि सरकार क्या कर रही है।
क्योंकि सारी बातें झुंझुना है। एक सवाल और भी है ना कि कोई बहुत सारे मामले तो आपके ऐसे हैं जिन पे एक्शन होना है, तो पहले भी जिस तरीके से आपसे वादा कर लिया था और वादा करने के बाद वही रही, तो क्या आपने तो फिर क्या वो अब आप उसको बिल के तौर पर देखना चाहेंगे, रिटन गारंटी सरकार से लेंगे, जियो ऑर्डर जो पास होंगे उसके बाद ही मानेंगे, या प्रधानमंत्री जी आएंगे आश्वासन दे देंगे और आप मान लेंगे, क्या है मामला? देखो, मोदी की गारंटी अब खत्म हो गई है, वो गारंटी कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने गारंटी किसान को दी थी वो उस पर खरे नहीं उतरे हैं। अब की बार उनकी कहने की गारंटी पे नहीं चलेगा, अब की गारंटी कागज पर चाहिए, तभी आगे काम बढ़ेगा। जी, आपने अपना कीमती समय मुझे आंदोलन के दौरान दिया, शबीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरीके से साबित मलिक जी ने अपनी बात को रखी, उनके इरादे हमें मजबूत नज़र आते हैं। कितने मजबूत रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, ये भी भविष्य के गर्भ में अभी छुपा है। किसान आंदोलन पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि किसानों की क्या डिमांड है, कितनी पूरी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, ये भी आपको बताएं, और फिर कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम करें कि असल किसान जो चाहते हैं वो हो सकता है कि नहीं हो सकता, और किसानों के वो होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी, नहीं जाएगी, इन सब बातों पर हम लगातार प्रोग्राम करने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दें, और अगर हमसे आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ टाइप करें। खुदा हाफिज़।